हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की, जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी सीटेट एस्पिरेंट ध्यान दीजिएगा इस सिद्धांत पर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोहलबर्ग कौन थे और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो कोहलबर्ग जो थे, ही वॉज अ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। कहाँ के थे ये अमेरिका के रहने वाले थे। बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। इनका एक बहुत ही फेमस सिद्धांत था जिसको कहा जाता है कोहलबर्ग का नैतिक का सिद्धांत, जो कि कहीं ना कहीं सीटेट के फाउंडेशनल सिद्धांतों में से एक है। अगर हम जीन पियाजे वाइगोत्स्की के सिद्धांत को जितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो इनका भी सिद्धांत उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक भी एग्जाम ऐसा आपने सीटेट का नहीं देखा होगा जिसमें इनका ये सिद्धांत नहीं आया हो। सबसे पहले तो ये नैतिक विकास सिद्धांत होता क्या है और ये नैतिकता क्या होती है। तो अगर हम बात करें नैतिक विकास सिद्धांत की, तो ये प्रेरित था जीन पियाजे के ही एक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से, जिसको कि इन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बनाया था। हालांकि वो संज्ञानात्मक विकास संज्ञान से संबंधित था और ये नैतिक विकास सिद्धांत नैतिकता से संबंधित है। लेकिन दोनों सिद्धांत की विशेषता यह है कि दोनों स्टेजेस में नैतिकता और संज्ञान के डेवलपमेंट को बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मॉरलिटी या नैतिकता होती क्या है, तो सही या गलत को पहचानना ही क्या कहलाती है, नैतिकता कहलाती है। मान के चलिए एक छोटा बच्चा है। अगर आप उसे कहेंगे कि अपने पिताजी को थप्पड़ मार दो, मैं तुम्हें टॉफ़ी दे दूंगा, तो हो सकता है कि वो अपने पिताजी को ही थप्पड़ मार दे। लेकिन क्या एक 20 साल के लड़के को अगर आप कोई भी लालच देकर ऐसा काम करने को कहेंगे तो करेगा क्या? वो नहीं करेगा, क्योंकि छोटे बच्चे में कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, उसमें कोई मॉरलिटी अभी तक डेवलप नहीं हुई है। लेकिन अगर हम बात करें 20 साल के लड़के की, 15 साल के लड़के की, तो उसमें कुछ हद तक मॉरलिटी डेवलप हो जाती है। अगर 30 साल के व्यक्ति की बात करें तो उसके मॉरल वैल्यू का स्तर और ऊंचा हो सकता है। तो ये स्टेजेस में डेवलप होता है। हालांकि इसके कुछ कुछ क्रिटिक्स भी है, आलोचनाएं भी है कि कहाँ कहाँ सिद्धांत फिट नहीं बैठता, वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कुछ कुछ टर्म दिए, जिसको क्या एक टर्म दिया था मॉरल रीजनिंग, जिसको क्या कहा जाता है, नैतिक तर्क कहा जाता है। नैतिक तर्क से क्या मतलब होता है? नैतिक तर्क से मतलब होता है कि जब हम मॉरल डिसीजन लेते हैं, मॉरल डिसीजन मतलब कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, उसको लेने के लिए हमको जो थिंकिंग का उपयोग करना होता है, उसी को क्या कहा जाता है, मॉरल रीजनिंग कहा जाता है। हिंदी में इसको नैतिक तर्क या नैतिक तर्कणा कहते हैं। इसकी दूसरी ओर परिभाषा देख सकते हैं आप कि जब दुविधा वाले सिचुएशन में हम होते हैं, तो उसमें फैसला लेने के लिए जो तर्क शक्ति उपयोग में आती है, उसी को क्या कहा जाता है, नैतिक तर्क शक्ति या मॉरल रीजनिंग कहते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। देखिए, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि नैतिक तर्क किससे संबंधित, तो इसमें आपको कोहलबर्ग का नाम लगाना है। अगर आपसे नैतिक तर्क को घुमा फिरा के कुछ और इसमें पूछे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि हर वैज्ञानिक की कुछ स्पेसिफिक टर्म होती है जो उसी के इसमें काम करती है। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास जो होता है वो क्या होता है, चरणों में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने क्या बताया था कि नैतिक विकास क्या होता है, चरणबद्ध होता है। किसी के भी तर्क और निर्णय करने की क्षमता जो होती है, वो नैतिकता का आधार होती है। तो वो क्या होती है, चरणों में विकसित होती है। लगातार विकसित मतलब एकदम से विकसित नहीं हो जाती कि आज बच्चे में बिल्कुल तर्क नहीं था और पता नहीं 2 दिन बाद अचानक से उसमें सभी प्रकार के तर्क आ गए। वो एक स्टेज में डेवलप होता है, जो कि धीरे धीरे एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इनके सिद्धांत से जुड़ी कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की, तो इन्होंने क्या दिया था कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत में, इन्होंने इनका जो प्रयोग था उसको जेंडर बायस्ड थ्योरी कहा जाता था। मतलब इनका जो सिद्धांत था एक हिसाब से, वो क्या कहा जाता था, जेंडर बायस्ड, मतलब क्या था, लिंग भेदी कहा जाता था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने प्रयोग में केवल केवल पुरुषों को लिया, महिलाओं को पूरी तरीके से इन्होंने अपने प्रयोगों से बाहर रखा, जिसकी वजह से क्या कहा जाता था, इनके सिद्धांत को जेंडर बायस्ड कहा जाता था। तो आपको याद रखना कि इनके सिद्धांत को जेंडर बायस्ड इसलिए बोलते थे कि इन्होंने अपने सिद्धांत में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया, महिलाओं का इसमें कोई योगदान नहीं रहा। इन्हीं की एक शिष्या थी जिनका नाम था कैरल गिलिगन। कैरल गिलिगन की शिष्या का नाम था, वो कोहलबर्ग की छात्रा थी। उनका मानना था कि ये जो थ्योरी है वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का विरोध करती है, या विरोध न कहे उसको, मतलब कि उसको पूरी तरीके से साइड कर देती है, उसको नज़रअंदाज करती है, उसका ध्यान नहीं रखती। इसीलिए क्या है, ये जेंडर बायस्ड है। ठीक है, तो कैरल गिलिगन का नाम याद रखिएगा, ये भी नाम इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ही इनका सबसे बड़ा और सबसे प्रबल विरोध किया था। अगर हम बात करें कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की, तो कहीं ना कहीं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से प्रभावित है। हालांकि संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास अलग है, लेकिन दोनों का स्टेजेस में समाप्त होना, दोनों के स्टेज में अलग अलग गुणों का विकास होना, ये कोहलबर्ग और जीन पियाजे दोनों के सिद्धांत में देखने को मिलता है। और पहले सिद्धांत जीन पियाजे का आया था और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि वो जीन पियाजे के सिद्धांत से ही प्रेरित है।
अब हम बात करेंगे, अभी हमने नैतिक तर्कणा के बारे में पढ़ा, अब हम सुनेंगे कि नैतिक दुविधा क्या होती है। तो अगर हम बात करें नैतिक दुविधा की, तो जब व्यक्ति सही और गलत के बीच में निर्णय न ले पाए, इसको कि आपने सुना होगा पुरानी मूवीज में या महाभारत में क्या कहा जाता है, धर्म संकट की स्थिति। जब व्यक्ति सही और गलत के बीच में डिसीजन न ले पाए, मतलब कि जैसे नहीं होता महाभारत में धृतराष्ट्र होते हैं, उनको अपना पुत्र भी प्रिय होता है, और वो लोग पांडव की तरफ से बोलना चाहते हैं, तो वो धर्म संकट की स्थिति होती है कि मतलब जब व्यक्ति न सही का डिसीजन ले पा रहा है ना गलत का डिसीजन। तो ये आपको याद रखना है कि नैतिक दुविधा क्या होती है, जब व्यक्ति सही और गलत के बीच में निर्णय नहीं ले पाए, उसी को क्या कहा जाता है, नैतिक दुविधा कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नैतिक विकास सिद्धांत। हाँ, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर हम बात करें कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की, तो इन्होंने क्या हुआ था, इन्होंने 3 लेवल दिए थे। जैसे एक लेवल था पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकंड लेवल था पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा स्तर था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर पारंपरिक स्तर। तो इन्होंने क्या दिया था अपने सिद्धांत को 3 स्तरों में, मतलब 3 लेवल्स में, और 6 चरणों में, मतलब 6 स्टेजेस में डिवाइड किया। अब देखिए यहाँ जो लेवल लिखा है और जो स्टेज लिखा है, अगर आप इनको हिंदी में याद करेंगे तो स्तर के लिए कई प्रकार के शब्द प्रयोग में आ जाएंगे, चरणों के लिए कभी कभी अवस्था शब्द प्रयोग में आ जाते हैं, तो इनको इंग्लिश में याद रखिए। आपको क्या याद रखना है, लेवल को, लेवल याद रखना है कि कितने थे, 3 थे, और चरण कितने याद रखने हैं आपको, 6 चरण। तो 3 स्तर और 6 चरण, इंग्लिश में याद रखेंगे 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हिंदी में कई बार बड़े कन्फ्यूजिंग शब्द आ जाते हैं। आप उस बाद में जब आप देखेंगे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, तब आपको पता चलेगा। तो अगर हम बात करें प्री कन्वेंशनल लेवल की, तो सबसे पहले तो प्री कन्वेंशनल लेवल कब से कब तक होता है, 4 से 10, इसको कि हम 3 से 10 भी बोल सकते हैं। और सेकंड स्टेज क्या होती है, 10 से 16, ये 10 से 13 मानी जाती है, यहाँ पर आप 10 से 13 लिखिएगा इसको, और यहाँ पर 13 वर्ष से ऊपर। ठीक है, तो आप 3 से 10, 10 से 13 और 13 से अब वाली स्टेज। अब अगर हम बात करें तो ये 3 लेवल्स को दो दो स्टेजेस में, जैसे फर्स्ट लेवल की ये 2 स्टेजेस, सेकंड लेवल की ये 2 स्टेजेस, और थर्ड लेवल की ये 2 स्टेजेस, तो 3 लेवल हो जाएंगे, और पर लेवल पे 2 2 स्टेजेस, तो मतलब 6 स्टेजेस हो जाएगी। पहली स्टेज है जैसे दंड पालन, आज्ञा पालन, उन्मुक्ता। सेकंड स्टेज क्या हो जाएगी, व्यक्तिगत स्वार्थ उन्मुक्ता। थर्ड अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुक्ता। तो ये सब हम इनकी विस्तार से चर्चा आप करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लेवल की, और फर्स्ट लेवल के अंतर्गत उसकी जो 2 स्टेजेस है उनकी। तो अगर हम बात करें प्रथम स्तर, जिसको क्या कहा जाता है हिंदी में, पूर्व परंपरागत स्तर या फिर पूर्व संवैधानिक स्तर, बहुत सारे हिंदी में नाम है, इंग्लिश में एक ही नाम है सिंपल सा, प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था। अब हम बात करें अगर इसकी आयु की, तो ये आयु होती है इसकी लगभग 4 से 10 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करेगा, इसमें जो बच्चा होगा वो डिसीजन किस बेस पे लेता है, वो लेता है दंड के बेस पे या पुरस्कार के बेस पे। मतलब बच्चा देखेगा कि अगर किसी चीज़ से लाभ मिल रहा है तो सही है, सज़ा मिल रही तो गलत है, भले सज़ा वाली चीज़ गलत हो। अगर बच्चे को आप पढ़ने के लिए सज़ा देने लग गए तो पढ़ना बंद कर देगा, और अगर ज़्यादा शरारत करने के लिए, मजाक मस्ती करने के लिए लाभ देने लग गए तो वो करने लग जाएगा। मतलब दंड से बचो लाभ पाओ, यही बच्चे की सोच होती है। अब इसको 2 इंपॉर्टेंट स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो एक स्टेज हो जाती है ये, और सेकंड स्टेज हो जाती है ये। फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है, दंड और आज्ञा पालन उन्मुक्ता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा क्या करता है, दंड से बचने के लिए और आज्ञा का पालन करने के लिए काम करता है। मान के चलिए बच्चे को बोला गया कि एक काम करो, आप खेलो मत वरना आपको दंड दिया जाएगा, या फिर शरारत मत करो दंड दिया जाएगा। तो बच्चा क्या करेगा, शरारत नहीं करेगा। जैसे ये बच्चे की माँ इसको डांट रही है कि ये काम मत करो, तो बच्चा क्या करेगा, माँ के आज्ञा पालन के लिए और दंड से बचने के लिए वो काम करेगा। मतलब आप नाम से समझ सकते हैं, दंड से बचना है और आज्ञा पालन करना है, इसीलिए बच्चा कोई भी काम कर रहा है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेज की, तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, बच्चा अपने स्वार्थ और लाभ के लिए आधार पर काम करता है। यहाँ क्या कर रहा है, दंड से बचने के लिए और आज्ञा पालन के लिए, लेकिन यहाँ क्या करेगा, वो बच्चा लाभ उन्मुख होगा, मतलब कि अपने लाभ स्वार्थ के लिए कोई भी काम करेगा। और इसमें बच्चे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है कि टिट फॉर टेट वाली सोच विकसित हो जाती है। कि आपको एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टिट फॉर टेट किस स्टेज से संबंधित है, तो आपको सेकंड स्टेज याद रखना है, किस लेवल से, तो फर्स्ट लेवल से। ठीक है, तो टिट फॉर टेट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी बच्चे ने इसकी पेन चोरी कर ली तो ये भी उसकी पेन चोरी करेगा। अगर किसी बच्चे ने इसका टिफिन खाया है तो वो भी बच्चा कल इसको टिफिन जरूर खिलाना चाहिए। अगर किसी को
इसने अगर मान के चलिए किसी को इसने कोई गिफ्ट दिया है उसके बर्थडे पे, तो उसने भी इनके बर्थडे पर कोई गिफ्ट देना चाहिए। मतलब बच्चा क्या होगा, जैसे को तैसे वाली सोच विकसित कर लेगा। किसी ने इसका एक पेन तोड़ दी, ये भी उसकी पेन तोड़ देगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि टिट फॉर टैट वाली सोच किस स्टेज में विकसित होती है, स्टेज नंबर 2 में विकसित होती है। तो पहली स्टेज आपको समझ आ गई होगी। पहली स्टेज में बच्चा क्या करेगा, सिर्फ दंड और आज्ञा पालन के लिए कार्य करेगा। सेकंड स्टेज में बच्चा क्या करेगा, दंड और आज्ञा पालन के तो अलावा लाभ के लिए काम करेगा। दंड और आज्ञा पालन फर्स्ट स्टेज में और लाभ के लिए काम करेगा सेकंड स्टेज में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो आपको फर्स्ट लेवल और उसकी दोनों स्टेजेस समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज क्या कहती है हमसे, तो सेकंड स्टेज का जो आयु काल होता है वो होता है लगभग 10 से 13 वर्ष का। इसके पहले 4 से 10 वर्ष का था, अब 10 से 13 वर्ष। इसमें क्या करेगा व्यक्ति, सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करेगा। ये भी फर्दर 2 स्टेप में डिवाइड होगा, 2 स्टेजेस में डिवाइड होगा, सॉरी। जिसमें एक स्टेज क्या होगी, एक स्टेज होगी इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता, और सेकंड स्टेज क्या होगी, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इस लेवल की फर्स्ट सेकंड, एक्चुअल में तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेज है ये। तो थर्ड स्टेज क्या कहेगी हमसे, थर्ड स्टेज में क्या करेगा बच्चा, लोगों की स्वीकृति और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए काम करेगा। बच्चा अच्छा काम क्यों करेगा, ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें, लोग उसकी समाज में उसकी स्वीकृति बढ़े, लोग उसको अच्छा बोले। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, गुड बॉय या नाइस गर्ल। जैसे अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया तो हमने बोलते वाह गुड बॉय। तो वो ऐसे अप्रिसिएशन मिलने के लिए, ऐसी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए काम करेगा। किस स्टेज में, थर्ड नंबर के स्टेज में। और फोर्थ नंबर स्टेज में क्या करेगा बच्चा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करेगा। ठीक है, इसमें तो क्या है, सोशल उसको अगर अप्रिसिएशन मिल गया तो उसके लिए काम कर रहा है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई। लेकिन इसमें क्या करेगा बच्चा, कानून के बारे में जानेगा, व्यवस्था को जानेगा और बोलेगा नहीं मुझे कानून और सामाजिक व्यवस्था के पालन के लिए काम करना है। ठीक है, और व्यवस्था बनाए रखने को अपना कर्तव्य मानकर चलेगा। कहीं कचरा नहीं फैलाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, समाज की व्यवस्था बनी रहेगी, ट्रैफिक नियमों का पालन करेगा। तो ये सब चीज़ें बच्चा फॉलो करेगा। ठीक है, तो दोनों स्टेज का आपको डिफरेंस भी समझ आ गया होगा कि स्टेज नंबर 3 और 4 में क्या डिफरेंस है। 3 में तो बच्चा केवल समाज के लिए काम कर रहा है, मतलब समाज की स्वीकृति मिल गई तो काम बढ़िया है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करेगा, बच्चे का जो पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉड होगा, बच्चा थोड़ा ऊंचा सोचेगा और क्या बोलेगा, कानून और व्यवस्था बचाने के लिए काम करेगा। ठीक है, और ये भी सोचेगा कि सभी को कानून व्यवस्था फॉलो करने चाहिए, क्योंकि इससे सामाजिक व्यवस्था निरंतर बनी रहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब कोहलबर्ग के द्वितीय स्तर, संवैधानिक स्तर, ये समझ आ गया। इसकी थर्ड फोर्थ दोनों स्टेजेस समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेज की, जो कि हमारी क्या है, थर्ड लेवल की, और फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेज की। ये हमारा आखिरी लेवल है कोहलबर्ग के सिद्धांत का। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा कि ये होगी 13 वर्ष प्लस, मतलब कि 13 वर्ष के बाद की अवस्था। अब इस स्तर पर व्यक्ति क्या करेगा, निर्णय मानव कल्याण को सोचकर, न्याय को सोचकर और नैतिक मूल्यों को सोचकर लेगा। ठीक है, अब देखिए इसके पहले वाले स्टेज में क्या था, जो हमने फोर्थ नंबर की स्टेज पढ़ी थी, उसमें बच्चा क्या करता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करता है। लेकिन अगर हम बात करें फिफ्थ स्टेज की, इसमें बच्चा क्या करेगा, इसमें बच्चे के अंदर एक सोच विकसित हो जाएगी कि कानून समाज की भलाई के लिए है, और ज़रूरत पड़ने पर जो अच्छे नियम है वो ज़रूरत पड़ने पर जो नियम है वो बदले भी जा सकते हैं। इसमें बच्चे की सीधी सी सोच विकसित होगी कि नियम लोगों के लिए होते हैं, लोग नियम के लिए नहीं होते। मतलब अगर इसके पहले वाली स्टेज में आप बच्चे से कहें कि फलाने नियम को फॉलो नहीं करना है, तो बच्चा नहीं मानेगा। लेकिन अगर इस नियम में बोले कि ये नियम अच्छा नहीं है, इसको फॉलो नहीं करना है, तो बच्चा मान लेगा, क्योंकि वो ये मानेगा कि जो नियम लोगों के लिए अच्छा नहीं है वो नियम अच्छा है ही नहीं, वो नियम बदल दिया जाना चाहिए। मतलब समझ सकते हैं, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता इसको कहा जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि समाज के लिए नियम बदले जा सकते हैं। और इसके पहले वाले स्टेज में क्या बोलता है बच्चा, कि सामाजिक व्यवस्था के लिए नियम फॉलो करो। ठीक है, अब लास्ट स्टेज आ जाती है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। मतलब इम्पोर्टेंट बोले तो समाज के लिए इम्पोर्टेंट, हमारे सीटेट के लिए तो सभी इम्पोर्टेंट है। न्याय, समानता, मानव गरिमा, इन सब जैसे मूल्यों की रक्षा के लिए एक व्यक्ति काम करता है। जैसे इसमें हमने एक व्यक्ति की फ़ोटो लगा कर रखी है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने उस समय जो ब्रिटिश राज के जो नियम थे उनका उल्लंघन किया, और न्याय, सत्य, अहिंसा, इन सब की रक्षा के लिए बड़े बड़े निर्णय लिए। तो इसमें क्या करता है बच्चा, सामाजिक व्यवस्था को
त्याग सकता है, बड़े बड़े निर्णय ले सकता है और किसी भी चीज़ का विरोध कर सकता है इस लास्ट स्टेज में। इसमें तो क्या करेगा, कुछ नियमों का विरोध करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, नियमों का विरोध करने के साथ बड़े बड़े एथिक्स के आधार पर, जो भी उसके बड़े बड़े एथिकल मूल्य है, जो भी उसके मॉरल वैल्यूज है, उनके आधार पर बड़े निर्णय लेगा। अहिंसा, सत्य, इन सब की रक्षा के लिए काम करता है। ठीक है, तो आपको ये सभी स्टेजेस समझ आ गई होगी, इनमें कन्फ्यूज़ आपको बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, अगर ये 2 स्टेज में आपको सिंपल सा अंतर बताऊँ, इसमें क्या करेगा, व्यक्ति नियमों को चेंज करने के लिए तत्पर रहेगा, और इसमें क्या करेगा, नियमों को तो चेंज करने की तो बात ठीक ही है, लेकिन बड़े बड़े निर्णय ले सकेगा अपने एथिक्स के बेस पे, मतलब कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल इसको कहा जाता है, कि मतलब सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, मतलब सभी लोगों की भलाई के लिए बड़े बड़े स्तर पर निर्णय लेगा। ठीक है, तो आपको पूरे तीनों स्तर समझ आ गए होंगे। एक बार आपको क्विक रिवीजन भी करवा देता हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेज क्या होगी, केवल दंड और पुरस्कार पर आधारित है, फर्स्ट लेवल सॉरी। इसमें 2 स्टेजेस होगी। 2 स्टेज में से पहली क्या होगी, दंड और आज्ञा पालन पर आधारित है, मतलब बच्चा दंड से बचेगा और आज्ञा पालन करने के लिए निर्णय लेगा। सेकंड वाली स्टेज क्या होगी, बच्चा अपने स्वार्थ और लाभ के लिए निर्णय लेगा और टिट फॉर टैट जैसी सोच विकसित हो जाएगी, मतलब जैसे को तैसा, जिसने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया मैं उसका तो वैसा व्यवहार करूंगा। अगर हम बात करें सेकंड लेवल की, तो 10 से 13 वर्ष तक के लेवल चलेगा। इसमें व्यक्ति क्या करेगा, सामाजिक स्वीकृति और सामाजिक व्यवस्था के लिए काम करेगा। थर्ड वाली स्टेज में तो केवल सामाजिक स्वीकृति के लिए, कि कोई अच्छा बोल दे, कोई अच्छा लड़का मुझे बोल दे, अगर लड़की तो कोई मुझे अच्छी लड़की बोल दे, उसी के लिए काम करेंगे। और फोर्थ वाली स्टेज में क्या होगा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करेंगे। इसके आगे वाली स्टेज की अगर हम बात करें तो थर्ड लेवल शुरू हो जाता है, तो 13 वर्ष से ऊपर ये लेवल होता है। और इसमें क्या होगा, फिफ्थ स्टेज में बच्चा क्या कर सकता है, नियमों को चेंज कर सकता है अगर लोगों के लिए सही नहीं है तो। और सिक्स्थ वाली स्टेज में क्या हो सकता है, व्यक्ति बड़े बड़े निर्णय लेगा। हालांकि हर व्यक्ति इस स्टेज पर पहुंचे जरूरी नहीं है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे पहुंचना हर व्यक्ति का संभव भी नहीं होता और आवश्यक भी नहीं होता कि हर व्यक्ति पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ आलोचनाओं की। तो जैसे हमने कहा कि लास्ट स्टेज में या फिर लास्ट के लेवल पर हर कोई पहुंचे जरूरी नहीं है, वही इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, कि इसमें कहा गया कि देखिए सभी व्यक्ति उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाते। क्या हर व्यक्ति महात्मा गांधी या सरदार भगत सिंह बन पाता है, क्या नहीं बन पाता। क्योंकि सभी व्यक्ति उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाते, तो इसमें इस बात पर कन्फ्यूजन उठता है कि स्टेजेस कैसे इन्होंने डिवाइड कर दी। स्टेजेस अगर है तो डेवलपमेंट की तरह सबके लिए सामान्य होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये बात लागू नहीं होती। एक और बात हमने जो पहले ही कर ली थी कि लिंग पक्षपात अपनाया गया है। इन्हीं की जो शिष्या है कैरल गिलिगन, उन्होंने क्या बोला था कि महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू को, महिलाओं के पर्सपेक्टिव को कोई महत्व नहीं देता, इसलिए इसको जेंडर बायस्ड भी कहा जाता है। तो आपको समझना है कि लिंग पक्षपात भी होना इसकी एक बहुत बड़ी क्या है, आलोचना है। हम इसकी आलोचनाओं की बात कर रहे हैं। और सेकंड बात क्या कही गई है यहाँ पर, कि सांस्कृतिक पक्षपात है। देखिए यहाँ जो इन्होंने नियम अपनाए थे वो क्या थे, ज़्यादातर पाश्चात्य सभ्यता, मतलब वेस्टर्न जो देश है, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, इन सब से प्रभावित थे। एग्जाम्पल भी ज़्यादातर उन्हीं के थे। इसीलिए क्या होता है, सिद्धांत हमारे देशों के लिए, जैसे एशियन कंट्रीज, इन सब के लिए उतना फिट नहीं बैठता। तो इसको सांस्कृतिक पक्षपात का भी एक स्रोत माना जाता है। अगर इसके आगे की अगर हम बात करें तो व्यवहार और नैतिक चिंतन में अंतर भी हो सकता है। मान के चलिए, अगर मैंने आपसे कोई नैतिक दुविधा दी आपको और आपसे क्वेश्चन पूछे, तो हो सकता है आप आंसर कुछ और दे रहे हो, लेकिन जब स्थिति सामने आएगी तो कुछ और करोगे। तो ये इन्होंने क्या किया, इसमें एक दिक्कत आई कि व्यवहार और नैतिक चिंतन में अंतर हो सकता है, और इन्होंने उसी के आधार पर व्यक्ति को नैतिक रूप से सही या गलत बताया। इन्होंने भावनाओं की उपेक्षा की। इन्होंने माना कि जो नैतिक विकास स्टेजेस में होता है तो पूरी तरीके से संज्ञानात्मक रूप से प्रभावित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार वो प्रेम, सहानुभूति, इन सब भावों से भी प्रभावित होता है। कई बार मान के चलिए किसी के बच्चे ने अगर मर्डर कर दिया, तो व्यक्ति को नियम से तो उस व्यक्ति अपने बच्चे को जेल में डाल देना चाहिए या फिर अपने बच्चे की रिपोर्ट कर देनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, भले वो कितना ही नैतिक रूप से योग्य क्यों ना हो। ठीक है, और सिक्स्थ अगर हम इसकी बात करें आलोचना की, तो क्या बोलता है कि ये केवल संज्ञानात्मक विकास पर आधारित नहीं है। फिर वही बात कि मतलब पूरी तरीके से लॉजिक नहीं काम करता, कई बार इमोशंस काम करते हैं, व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है वो भी काम करता है। ठीक है, अगर एक चोर चोरी कर रहा है तो सिर्फ उसी का दोष नहीं, उसका कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड का भी दोष होता है। ठीक है, तो हमारा ये सिद्धांत तो यहाँ समाप्त हो गया। एक और इम्पोर्टेंट बात जो इस सिद्धांत से संबंधित मैं आपको बताना चाह रहा था, कि इन्होंने जो था हिंज डिलेमा दिया था, हिंज दुविधा। हिंज दुविधा में क्या था, छोटी सी इसकी कहानी है।
हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी को लाइलाज बीमारी हो जाती है, मतलब कि लाइलाज बोले तो उसका जो इलाज है वो संभव नहीं होता, लेकिन एक डॉक्टर होता है वहीं पर जिसके पास वो दवा पर्टिकुलर होती है। अब वो डॉक्टर के पास जब हिंज जाता है तो हिंज से वो डॉक्टर कहता है कि मैं दवा नहीं दूंगा, और वो दवा बहुत महंगी होती है। लेकिन हिंज क्या करता है, रात में जाकर वो दवा को चोरी कर लेता है। अब बच्चों से जब पूछा जाता है कि बताइए हिंज ने सही किया या गलत किया, तो बच्चा जिस जिस स्टेज में होता है उस हिसाब से अलग अलग उत्तर देता है। तो इसी को कहा जाता है हिंज डिलेमा। तो आपको याद रखना है कि हिंज दुविधा किसके द्वारा दी गई थी, तो हिंज दुविधा भी दी गई थी कोहलबर्ग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहीं पर हमारा सिद्धांत समाप्त होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।